नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां पर कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पद्म पुरस्कारों के वितरण का दूसरे चरण का आयोजन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। साइबर सुरक्षा और डिजिटल खतरों पर चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में बैठक। लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग मामले में एसआईटी गठित। 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने देर रात की बैठक। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित हेराफेरी और अनियमितताओं से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी। तमिलनाडु में 18 स्थानों पर चल रही है कार्रवाई। और अर्जेंटीना और फ्रांस ने फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में बनाई जगह। मेसी का करिश्माई प्रदर्शन। बने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर। 28 साल बाद नॉर्वे ने पार की ग्रुप दौर की बाधा। तो आपको बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन आज होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 5 बजे दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। आपको बता दें कि इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। और आपको बता दें कि नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा कर रहे हैं। और कल बैठक के इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात कर आपसी हितों के विषयों पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंदे से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच जारी सहयोग का स्वागत किया और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। और इसके साथ ही ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उप सचिव गदीर निजामीपोर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। निजामीपोर ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर दोनों नेताओं की बैठक की जानकारी साझा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा हालात की समीक्षा की और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया।
और इसके साथ ही ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा के विश्लेषण विभाग के कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तादिसे से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने और सुरक्षा एवं खुफिया सहयोग को गहरा करने के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स एनएसए बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रिश्तों में हाल ही में हुए सुधार की समीक्षा की गई और आगे के संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति भी जताई गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही। अजीत डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और अच्छे संबंध दोनों देशों के भरोसे और समझ को मजबूत करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ का रुख किया और घटनास्थल के साथ साथ केजीएमयू पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना है। देर रात मुख्यमंत्री ने मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार की सदस्यता में 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। और लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद इस इमारत को लेकर कई पुराने रिकॉर्ड और प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारी के अनुसार जिस भवन में आग लगी है उसे साल 1980 में लॉटरी के जरिए विजय कुमार को किराया क्रय पद्धति पर दिया गया था और बाद में ये भवन उनके नाम हो गया और 2005 में उनके और उनकी पत्नी के नाम पर इसका विक्रय विलेख हुआ। इसके बाद साल 2013 में ये इमारत वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी गई। 2014 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इनके नाम पर नामांतरण भी पूरा कर दिया और उसी साल भवन का आवासीय नक्शा भी स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन बाद में इस भवन में अवैध निर्माण की बात सामने आई और इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2016 में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही समय के बाद करीब 2 महीने के भीतर इस आदेश को वापस ले लिया गया। अब इसी फैसले और पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कार्रवाई के बाद आदेश वापस क्यों लिया गया और क्या इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है। तो सवालों के घेरे में पुराने रिकॉर्ड जो है वो सामने आ रहे हैं। और अब अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी जारी है और ईडी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित हेराफेरी और अनियमितताओं से जुड़े मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरै सहित करीब 18 ठिकानों पर तलाशी अभियान चल रहा है। और ये कार्रवाई वर्ष 2017 में केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में वर्ष 2021 में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल की गई थी। और अब अगली खबर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एचआईवी एड्स पर उच्च स्तरीय बैठक में अपना राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश ने बैठक में देश की ओर से संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। India aligns itself with the spirit of global solidarity reflected in the draft political declaration and welcomes the efforts undertaken to forge consensus on a forward-looking and action-oriented outcome. As we approach the 2030 deadline, the global HIV response stands at a critical juncture. While remarkable progress has been achieved over the past 2 decades, persistent inequalities, financing constraints, and emerging global challenges continue to threaten these gains. We therefore support the declaration's renewed commitment to ending AIDS as a public health threat by 2030 and sustaining progress beyond.
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले सिर्फ चंकी चाट। मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज जनसंघ संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। देश आज अपने इस महान सपूत को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए अपने एक्स संदेश में लिखा है कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे एक महान देशभक्त, विद्वान और राजनेता थे जिन्होंने अपना जीवन भारत के विकास के लिए समर्पित किया। उनका अटूट संकल्प, साहस और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हमारी स्मृति में सदैव बना रहेगा। हम उनके आदर्शों और उनके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के अपने संकल्प को पुनः दृढ़ करें। ऐसा भारत जिसकी सेवा के लिए उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक कार्य किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के बारे में बताया है। अमित शाह ने लिखा है कि देश की एकता और अखंडता के प्रखर उपासक, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत डॉक्टर मुखर्जी ने जहां कश्मीर में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का मुखर विरोध किया, तो वहीं बंगाल भारत का ही हिस्सा रहे, इसके लिए भी संघर्ष किया। आज उनकी जन्मभूमि राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर देश की सुरक्षा और अपनी विरासत की रक्षा में आगे बढ़ रही है। कश्मीर से लेकर बंगाल तक राष्ट्र निर्माण के एक सूत्र में बंधकर ये देश उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ता रहेगा। और अब अगली खबर, भारत 2025 में विश्व का अग्रणी जहाज रिसाइकलिंग राष्ट्र बनकर उभरा है। भारत वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की नवीनतम जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वैश्विक जहाज रिसाइकलिंग में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2024 के 30.1% से आगे बढ़कर वर्ष 2025 में 35.4% हो गई है। भारत में जहाज रिसाइकलिंग वर्ष 2024 के 1.86 मिलियन ग्रॉस टन से लगभग 60% बढ़कर वर्ष 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन के लगभग तक पहुंच चुका है। और इस उपलब्धि के साथ भारत ने समुद्री भारत विजन 2030 के तहत विश्व का अग्रणी जहाज रिसाइकलिंग राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित समय से काफी पहले ही हासिल कर लिया है। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर यह कहा है कि भारत का विश्व के अग्रणी जहाज रिसाइकलिंग देश के रूप में उभरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में निरंतर नीतिगत सुधारों, उद्योग जगत के प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन की सफलता को दर्शाता है। देश के जहाज रिसाइकलिंग तंत्र को मजबूत करने में वैश्विक बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कई पहलें की हैं।
और भारतीय सेना ने डिजिटल आत्मनिर्भरता और तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जोहो कॉर्पोरेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता सेना की ज्वाइंटनेस आत्मनिर्भरता इनोवेशन पहल के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना और डिजिटल प्रणालियों को और अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष छिब्बर और जोहो कॉर्पोरेशन के इंजीनियरिंग निदेशक राजेंद्र दंडपानी द्वारा किए गए हैं। और इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू भी मौजूद रहे। इस साझेदारी के तहत आपको बता दें, दोनों पक्ष मिलकर एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देंगे और इसके साथ ही सुरक्षित एवं टिकाऊ डिजिटल समाधान पर भी काम करते हुए नजर आएंगे और भारतीय सेना के भीतर तकनीकी कौशल को मजबूत करेंगे। इस पहल को भारतीय सेना के फ्यूचर रेडी और पूरी तरह डिजिटल रूप से सक्षम बल बनने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। और देश में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO लगातार निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि मई 2026 की जो ताज़ा जांच रिपोर्ट है उसमें 159 दवा नमूने तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय प्रयोगशालाओं में 46 और राज्यों की प्रयोगशालाओं में 113 दवा नमूनों को गुणवत्ता के मानकों से कम पाया गया है। हालांकि CDSCO ने स्पष्ट किया है कि ये निष्कर्ष केवल जांच के लिए किए गए विशेष बैचों तक सीमित है और इससे उसी दवा के बाजार में उपलब्ध अन्य बैचों की गुणवत्ता पर कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। रिपोर्ट में असम के एक नकली दवा यानी कि स्प्यूरियस दवा का मामला जो है वो सामने आया है। जांच में पाया गया कि एक अनधिकृत निर्माता ने किसी अन्य कंपनी के ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर दवा बनाई थी। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो ईरान अमेरिका अंतरिम शांति समझौते के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने संयुक्त बयान में कहा है कि सेना इजरायली नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए खतरों को निष्क्रिय करने, उग्रवादी ढांचे को नष्ट करने और दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने का काम जारी रखेगी। गौरतलब है कि अमेरिका ईरान अंतरिम समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त करने का प्रावधान है, लेकिन इजराइल के ताजा बयान से क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस रुख पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इस मामले को जल्द ही निपटा देंगे। उन्होंने खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बताया है और कहा है कि मैं प्रॉब्लम को बहुत तेजी के साथ सॉल्व करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायली सेना लेबनान में बनी रहेगी। और आइए आप खबरें देखेंगे फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है और राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। न्यू जर्सी में खेले गए मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड ने 2 गोल दागकर जीत के वो हीरो बन गए हैं। सेनेगल के लिए इस्माइला सार ने 2 गोल कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। हालांकि हालांड ने अपना और टीम का तीसरा गोल करके टीम को 3-2 से आगे कर दिया। इस जीत के साथ नॉर्वे ने ग्रुप आई से फ्रांस के साथ नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया, जबकि सेनेगल की उम्मीदें अब इराक के खिलाफ अंतिम मैच पर टिकी हुई हैं। और फीफा विश्व कप में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इराक को 3-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। फिलाडेल्फिया में खेले गए इस मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल दागकर
टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और इस जीत के साथ फ्रांस ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। खराब मौसम और बिजली गिरने की आशंका के कारण दूसरे हाफ की शुरुआत 2 घंटे से ज्यादा देरी से हुई, लेकिन फ्रांस की लय पर इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। और लियोनेल मेसी के रिकॉर्ड प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। डैलस में खेले गए ग्रुप जे के मुकाबले में कप्तान मेसी एक बार फिर टीम की जीत के नायक बने और अपने दोनों गोलों से इतिहास भी रच दिया। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। मिडफील्ड पर नियंत्रण और तेज आक्रमण के दम पर टीम ने ऑस्ट्रिया को लगातार दबाव में रखा और इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने ग्रुप जे में 6 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। और आपातकाल भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। 21 महीने तक रही इमरजेंसी के उस दौर में कई मासूम लोगों ने भी बर्बर तानाशाही के जुल्म सहे। दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी भी उन्हीं लोगों में से एक थीं जो कि इमरजेंसी की बलि चढ़ गई थीं। आपातकाल के दौरान स्नेहलता को जेल में डाल दिया गया था, उन्हें मारा पीटा जाता था। जेल में स्नेहलता रेड्डी को अंतहीन यातनाएं दी गईं और प्रताड़ित किया गया। स्नेहलता की कहानी आपातकाल के दौरान सत्ता के दमन, अन्याय और मानवाधिकार के उल्लंघन की दर्दनाक दास्तान है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपको छोड़े जाते हैं इस विशेष रिपोर्ट के साथ। आप ये रिपोर्ट देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये महिला कौन है? हम में से अधिकांश लोग इन्हें नहीं पहचानते होंगे क्योंकि इनकी कहानी देश की नई पीढ़ी से हमेशा छिपाई गई है। ये दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी हैं। लेकिन यह इनका एकमात्र परिचय नहीं है। स्नेहलता रेड्डी आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई बर्बर तानाशाही का एक ऐसा प्रतीक है जिनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। स्नेहलता रेड्डी वर्ष 1970 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। उन्होंने कई कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। स्नेहलता रेड्डी एक जागरूक महिला थी और इसीलिए फिल्मों के अलावा सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई थी। जब 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो वो इस फांसीवाद के विरुद्ध सड़कों पर उतर गई। उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन तब की इंदिरा सरकार के लिए स्नेहलता का इससे भी बड़ा दोष ये था कि वो समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस फरार थे और पुलिस को संदेह था कि स्नेहलता रेड्डी को उनके छिपने की जगह का पता है। इसके बाद स्नेहलता के साथ जो कुछ किया गया वो जानकर आप सिहर जाएंगे। 2 मई 1976 को स्नेहलता को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी बीसा के अंतर्गत बंदी बना लिया गया। ये वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में अधिकतर गिरफ्तारियां हुई थी। बेंगलुरु जेल में उन्हें ऐसी कोठरी में रखा गया जहां एक व्यक्ति भी कठिनाई से रह पाता। पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक इमरजेंसी रिटोल्ड में बताया है कि जेल में स्नेहलता की कोठरी में पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा था। कन्नड़ की इस प्रख्यात अभिनेत्री को जेल के फर्श पर सोकर कई रातें बितानी पड़ी। पूरे 8 माह तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में प्रताड़नाएं दी गई। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी जिसे कर्नाटक मानवाधिकार समिति ने 1977 में अ प्रिजन डायरी के नाम से प्रकाशित किया था। इसमें जेल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विवरण देते हुए स्नेहलता ने लिखा,
जैसे ही एक महिला अंदर आती है, उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? आपातकाल में देश के अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। उन्हें भी बेंगलुरु की जेल में ही रखा गया था। स्नेहलता रेड्डी की कालकोठरी जेल में उनके बगल में ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला की चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी थी। उसी जेल में बंद मधु दंडवते ने लिखा है कि रात को स्नेहलता की हृदय भेदी चीखी मेरे सिर तक आती थी। मैं सोचता था कि यदि ईश्वर है तो उसे यह अधर्म क्यों नहीं दिखता। छोटे बच्चों सी सरलता और चपलता से भरपूर इस कलाकार को जिस बेदर्दी से मार डाला गया, उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्नेहलता अस्थमा रोगी थी, फिर भी जेल में उन्हें उपचार नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा कठोर यातनाएं बढ़ा दी गई। ये बातें उन्होंने ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बताई थी। जब उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, 8 महीने बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के सिर्फ 5 दिन बाद ही स्नेहलता रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को उड़ाना चाहती थी, जो बाद में साबित नहीं हो सका। यानी झूठे आरोपों में स्नेहलता को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। स्नेहलता अकेली नहीं, ऐसी कई युवतियां और युवक थे जिनका इमरजेंसी के नाम पर अंत कर दिया। स्वतंत्र भारत ने इससे पहले न ऐसा फांसीवाद देखा, न इसके बाद।